सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बीएसटीसी एंड बनाम बीएड जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। आखिर उसका सार कई साथी लगातार फ़ोन करके इस पर सवाल कर रहे थे कि आखिर बीएड एंड बीएसटीसी राजस्थान के द्वारा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है उसका असली सार क्या होगा। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल सुनवाई थी और एक लंबी तारीख दे दी गई है। इससे स्पष्ट आप लोगों को बता दें कि बीएड एंड बीएसटीसी या बीएड बीटीसी जो पूरे देश में करोड़ों बीटीसी बीएड बेरोजगार हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर रहेगी और कोई बाहर नहीं जाएगा। सभी लोग मेहनत करें, परिश्रम करें और अपने माता पिता के सपने को साकार करें। न बीएड बाहर होगा, न बीटीसी, न बीएसटीसी को कोई प्रभावित करेगा। जिसके अंदर जज्बा होगा, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, वह एक नौकरी लेकर के अपने माता पिता के सपने को साकार करेगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% और डबल गोले मामले पर लगातार हम लोग लगे हैं। बेंच चेंज हो गई है, कोर्ट बदल गई है और अब हम लोग फिर से अर्जेंसी दाखिल करने जा रहे हैं। आज कोशिश करूंगा कि अर्जेंसी दाखिल हो जाए ताकि इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह इस पर सुनवाई हो। जो मामला न्यायालय में जाता है आप जानते ही हैं, तारीख पर तारीख का एक बहुत सबब होता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लगातार आप लोगों के बीच में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार के द्वारा नई नई एडवाइजरी जारी होती है। तो कभी 1 लाख सरप्लस शिक्षक होते हैं, तो कभी 80,000, तो कभी 20,000, तो कभी 50,000। इससे यह जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती करने के मूड में नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों में हमारे आपके बच्चों की संख्या नगण्य है। हम आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए प्राइवेट, नर्सरी आदि विद्यालयों में मोटी रकम दे करके एंट्री कराते हैं और यह जायज़ भी है और यह स्वाभाविक भी है कि अपने बच्चे के करियर के साथ कोई मजाक नहीं करना चाहते। क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि तमाम शिक्षक 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पर अच्छे शहर में रहते हैं क्योंकि सरकार उन्हें अच्छा वेतन देती है और वे समय से विद्यालय नहीं पहुंचते हैं। हालांकि सरकार की कड़ी निगरानी के बाद लगातार शिक्षक विद्यालय में पहुंच रहे हैं और उनके साथ अप्रिय घटनाएं भी हो रही क्योंकि दूर रहते हैं। पैसा मिलने की वजह से वो ग्रामीण अंचल में नहीं रहते बल्कि वो शहरों में रहना पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि सरकार उतना वेतन दे रही है। तो ऐसे में क्या है, प्रेरणा ऐप, मानव संपदा ऐप, तमाम ऐप के द्वारा उनकी हाजिरी ली जा रही है जिसका तमाम शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरकार से मोटी रकम ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि आने वाले पीढ़ियों को, नवनिहालों को उचित शिक्षा, परिमार्जित शिक्षा और ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनका जीवन जीना आसान हो जाए। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि आप लोग अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती में अप्लाई होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो केवल वेतन के उद्देश्य से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले कल के लिए बहुत घातक है। हम सभी से यही चाहेंगे कि आप लोग अगर शिक्षक हैं तो ईमानदारी से शिक्षा का कार्य पूरा करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षक बनना, तो अगर आप शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं तो तमाम सेक्टर हैं, आप वहाँ अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार के सामने यही सवाल रहे तो जो पीपीपी मॉडल है, जो प्राइवेटीकरण सिस्टम है, जो तमाम कंपनियों को विद्यालयों को सौंपने की
सरकार ने रणनीति बनाई है वह सफल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप सब अगर चाहते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी का आलम ना हो, प्रदेश में शोषण ना हो, प्रदेश में आपको बता दें कि जो शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय न हो, शिक्षा की बयार, शिक्षा की धारा समाज में आने वाले नवनिहालों के लिए पर्याप्त मात्रा में मिले, तो उसके लिए आप लोगों को कर्मठ होना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को जिम्मेदार होना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को नैतिकता लानी होगी कि आप शिक्षक हैं तो समय से जाएं, अच्छे से पढ़ाएं। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप ग्रामीण अंचल में रहिए, वहाँ भी रहने की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ के लोग रहते हैं। अब आप सिविल लाइन में रहोगे, अब पढ़ाने जाओगे 300 किलोमीटर, तो निश्चित तौर पर आप आनन फानन में जाओगे, मानसिक रूप से थके रहोगे और बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर आपकी जवाबदेही न के बराबर होगी। तो मैं सभी शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं और अन्य साथियों से भी चाहूँगा कि आप लोग अगर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ी सी जिम्मेदारी लीजिए और शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा मजबूत करिए। प्राथमिक विद्यालयों में आए दिन शिकायत आती है कि सिर्फ और सिर्फ यह एक औपचारिकता है, वहाँ पर हमारे समाज के गरीब, वांछित और नीडी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो शिक्षा उनकी शिक्षा सिर्फ साक्षरता तक ही सीमित रहती है। ऐसे में मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, सरकार की मंशा पर पानी फेरने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पूरे लगन के साथ, आपको पूरे यत्न के साथ विद्यालय में मजबूती से शिक्षा का आदान प्रदान करना होगा, जिससे कि प्राथमिक विद्यालयों में भी यह लगे कि नहीं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो तमाम विद्यालय हैं, उन विद्यालयों से बेहतर शिक्षा सरकारी विद्यालयों में है। आप सोचिए कि आपके ऊपर कितने सवाल उठाए जाते हैं कि आप 40,000 45,000 वेतन पाते हो, फिर भी 1,500 रुपये 3,000 रुपये के प्राइवेट शिक्षक से कम पढ़ाते हो, या आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, या तो आपके अंदर गुणवत्ता नहीं है। तमाम वीडियो जब वायरल होते हैं तो मन बहुत दुखी होता है कि लोग जाकर के सोते हैं। यह बहुत कष्टकारी है मित्रों। तो मैं सभी साथियों से स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर शिक्षक हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को शिक्षक का दायित्व तो निभाना होगा। सिर्फ आप वेतन लेने के लिए शिक्षक के पद पर गए हैं तो धिक्कार है आपको कि आप ऐसी विचारधारा के लोग हैं। तो सरकार नहीं चाहती है, इसलिए जितने भी पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स से भी मेरी अपील है कि आप अगर अपने बच्चे को सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं तो अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही एंट्री कराएं। प्राइवेटीकरण पर ध्यान न दें। हालांकि अगर देखा जाए तो आज प्राइवेटीकरण को बहुत तेज़ी से सरकारें बढ़ावा दे रही हैं। एयरपोर्ट बिक रहे हैं, हवाई जहाज़ बिक रहे हैं, हर कुछ बिक रहा है, ट्रेन बिक रही है, प्लेटफार्म बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। और सभी चीज़ें अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रखी जाएंगी, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा माध्यमिक विद्यालयों को कंपनी को देने का विचार सरकार कर रही है। तो ऐसे में सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब विद्यालयी शिक्षा को मजबूत करिए, ताकि आने वाले आपके जो साथी हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी नौकरी पाने का अवसर मिले। और हम बात करेंगे आप लोगों से टेट 2021 क्वेश्चन फॉल्स, जो प्रश्न विवादित मामले को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि यह मामला क्वैश हो गया है। क्वैश का मतलब कि कई केसेस टेट विवादित क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। जब तक पूरे केस की एक बार सुनवाई नहीं होगी और सभी पर काउंटर नहीं लग जाता, तब तक केस की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि पीएनपी के वकील के द्वारा, सरकारी वकील के द्वारा यह कहा गया है कि इस तरीके के कई मामले हैं जिसको बंच केस में सुना जाएगा, अर्थात एक साथ करके सुना जाएगा। तो ऐसे में हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द तारीख लगे और जल्द से जल्द मामला फाइनल हो, यह हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ 50% और डबल गोले मामले के साथी हताश निराश ना हो। अगर 50% के साथियों को आधी रात में फार्म भराया गया है तो मैं इस बात से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट आएगा, भले ही आधी रात को ही क्यों ना आए। अब हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों के मामले पर। मित्रों, आप सभी को बता दें कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है
कि उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक विद्यालयों में मोटी रकम लेकर के प्रबंधकों के द्वारा, जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा अवैध रूप से नियमों को ताक पर रख करके अनियमित तरीके से तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और तदर्थवाद समाप्त करने का आदेश दिया। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। युवा मंच के लगातार विरोध करने पर, युवा मंच टीम के लगातार सवाल खड़े करने के बावजूद अब तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। जैसे ही वेतन रुका है, तमाम तदर्थ शिक्षकों के मन में अफरा तफरी मची है कि आखिर क्या होगा। इसके पहले तमाम तदर्थ शिक्षक कह रहे थे कि हमें जो है मानदेय दिया जाएगा, हमें वेतन दिया जाएगा, हमें 10,000 काट करके दिया जाएगा। आज तमाम चीज़ें लोगों के मन में चल रही थी, लेकिन आप सभी को बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं मित्रों कि तदर्थ शिक्षकों का अब कुछ भी नहीं होगा। बस सवाल यह है, तमाम साथी जो लगातार मुझसे सवाल करते हैं कि सर तदर्थ की सीटें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेंगी, तो मित्रों आपको बता दें कि युवा मंच टीम की तरफ से पूरा प्रयास है। लेकिन जो सबसे बड़ी हमारी लड़ाई है कि सबसे पहले तदर्थवाद समाप्त होना चाहिए। जब तदर्थवाद समाप्त नहीं होगा तो आखिर तदर्थ सीटों को जोड़ा कैसे जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है, माननीय न्यायालय में हम क्यों नहीं गए थे? आखिर माननीय न्यायालय से हमने अपनी याचिका वापस क्यों ले ली थी? ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, कुछ चीज़ें लोगों के बीच में पब्लिश नहीं की जाती हैं और अब आप लोग कह रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा अभियान था तदर्थवाद समाप्त का, और जैसे ही तदर्थवाद समाप्त होगा वैसे भी जो भी तदर्थ सीटें खाली होती हैं, लगभग 22 से 25,000 सीटें, तो ये सीटें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 2022 में हम लोग ऐड कराने की फिराक में थे और हैं भी। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से बता दें कि जो तदर्थवाद समाप्त पहले नहीं हुआ है, अभी तक शासन के द्वारा उस पर कोई गंभीर निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि तदर्थवाद समाप्त होगा, लेकिन कब समाप्त होगा, क्या सीटें जुड़ पाएंगी, इन सभी पर लगातार लोग ग्रुप में भी सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी सवाल कर रहे हैं, और जो साथी हमसे व्यक्तिगत जुड़े हैं वे भी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप याचिका क्यों नहीं डाल रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा, शीतला प्रसाद ओझा जी के द्वारा जो माननीय न्यायालय में सवाल खड़े किए गए थे, उसमें सवाल तो सही थे, लेकिन उनके द्वारा यह कहा गया कि इनके पदों को जोड़ा जाए। तो देखिए, न्यायालय क्या करती है कि सबसे पहले समाप्त करने की प्रथा होनी चाहिए। तो शीतला प्रसाद ओझा जी के द्वारा सीधे शब्द में कहना चाहिए कि तदर्थवाद समाप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट 8300/2016 संजय सिंह बनाम अन्य की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जब तदर्थवाद समाप्त हो जाता तब जो है इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ सकते थे कि इसकी सीटों को जोड़ा जाए। अब सवाल ये होता है कि जो 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षक है जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, उसको तो सरकार जोड़ सकती है। तो उस पर भी मैं आप लोगों को बहुत साफ शब्दों में बता दूं मित्रों, सरकार जोड़ सकती है नहीं, सरकार जो चाहे सो कर सकती है, लेकिन ये जो विद्यालयी प्रबंधक हैं ये सरकार के गिरेबान तक पहुँचे हुए हैं। इनकी पावर इतनी है, तमाम ऐसे प्रबंधक हैं जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, इनके सामने सरकार बौनी सिद्ध हो रही है। और इसलिए सिद्ध हो रही है कि सरकार की पार्टी से जुड़े लोग हैं, सरकार को लगातार फंड ड्राइव करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में सरकार उनके सामने खुल करके नहीं बोल पा रही। लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त कराना चाहूँगा आप लोगों को कि तदर्थवाद समाप्त हो गया है। तदर्थों के वेतन रोक दिए गए हैं। अब हम लोगों को एक अवसर मिला है, न्यायालय में सीटें भी परिवर्तित हो गई हैं, तमाम जो है जज महोदय लोग उलटफेर हुए हैं और हम लोगों के पास अवसर है और हमारी याचिका अब सुनवाई की कगार पर रहेगी। अब हम लोग इसको डालने जा रहे हैं और 1-2 दिन में इसको हम लोग डालेंगे और जल्द ही इसकी कोशिश करेंगे सुनवाई। देखिए मित्रों, एक बात और बता दें आप लोगों को कि हमें अवसर पर ही सही तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। ये जो लड़ाई तदर्थ के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं इतनी आसान नहीं है। जिनको लगता है हवा में, तो मैं कहता हूं कि भाई आप इतने दिन क्या कर रहे थे। 1993 7 अगस्त 1993 से लेकर के आज तक तमाम दलाल नेता हुए, तमाम कमासू खासू नेता हुए, तमाम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार की दलाली करने वाले हुए, तमाम आंदोलन करने वाले हुए, लेकिन तदर्थवाद पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया, यह एक अच्छ प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप लोग दिल से गंभीरता से लेंगे तो निश्चित तौर पर
हम सीमित संसाधनों में लड़ रहे हैं, हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं। प्रदेश में 12 से 14 लाख लोग फार्म भरते हैं, लेकिन सहयोग करने वालों की संख्या कितनी है आप लोग ग्रुप में देख सकते हैं। हमसे आपसे जुड़े कितने लोग हैं आप लोग ग्रुप में देख सकते हैं। हमसे आपसे प्रभावित कितने लोग हैं वो आप लोग देख सकते हैं। सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ यह चाहिए कि अपना काम बन जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो ऐसे में समाज नहीं चलता है, ऐसे में देश नहीं चलता है, ऐसे में जो है समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि सीमित संसाधनों के अभाव के कारण इस लड़ाई को हम लोग सीमित संसाधनों में लड़ रहे हैं और कोशिश यही है कि हम लोग इस लड़ाई को जीतें। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग विजयश्री हासिल किए, तदर्थवाद समाप्त करने का आदेश जारी हो गया। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा पत्र नहीं जारी किया गया कि तदर्थवाद को हटा करके तत्काल जितने भी खाली पद हैं उनको भरा जाए। जब तक सरकारें जारी नहीं करती है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, हम आप जानते हैं। हम आप सिर्फ सरकार से सवाल कर सकते हैं, हम आप सिर्फ सरकार के पास प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। और ऐसे में आप लोगों को बता दें, जो हमारे तमाम 12 लाख साथी हैं उसमें से 12 ही लोग ऐसे हैं जो सवाल खड़ा करते हैं, बाकी सब चुपचाप अवसर का इंतज़ार करते हैं। और एक कहावत भी कही है, जो चुपचाप अवसर का इंतज़ार करता है वही अवसर का लाभ पाता है, और जो संघर्ष करता है उसे अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उसका ज़्यादातर समय संघर्ष में ही व्यतीत हो जाता है। ऐसे में परीक्षाएं सामने हैं, तमाम साथी सवाल कर रहे हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी। कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर में होगी, कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर में होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब देखिए कब होती है। तो आप लोगों को स्पष्ट बता दें कि मेंबरों का आना जो गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है, सरकार अगर मुहर लगा देती है तो 30 अगस्त तक मेंबर आ सकते हैं। अगर नहीं आए तो परीक्षा लंबे डिले जाएगी। अगर 30 नवंबर तक समस्या का निदान हो जाता है, मेंबर आ जाते हैं, तो आपकी का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो सकता है। एक बात और बता दें, मैं भी पत्र लिखूंगा कि प्रयागराज में बाढ़ से कुछ क्षेत्र प्रभावित हैं, जैसे बघाड़ा, सलोरी, तो वहाँ भी तमाम हमारे साथी रहते हैं जिनको प्रयागराज से पलायन करना पड़ा है। तो ऐसे में 50,000 से अधिक छात्र पलायन कर गए हैं, जो कहीं न कहीं टीजीटी पीजीटी में फार्म अप्लाई किए हैं। तो मैं सरकार से भी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि जो पलायन किए हुए छात्र हैं उनको पढ़ने में असुविधा हो रही होगी। ऐसे में अगर परीक्षा दिसंबर और जनवरी के बीच में होगी तो उन छात्रों को भी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने सहित अच्छी प्रतिस्पर्धा दिखाने की जो है उपयुक्त समय मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि परीक्षा दिसंबर जनवरी में कराई जाए, और तमाम हमारे साथी भी यही चाहते हैं कि परीक्षा दिसंबर और जनवरी में हो। साथ ही साथ परीक्षा मंडल में कराई जाए। मंडल में इसलिए कि 2021 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जिले स्तर पर हुई कोविड-19 का हवाला दे करके, तो उसमें भी तमाम अनियमितताएँ देखने को मिली, तमाम भ्रष्टाचार देखने को मिला। हालांकि सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि आपको बता दें कि सरकार किसी भी भर्ती में भ्रष्टाचार की गंभीरता को नहीं लेती है। सरकार बहुत करेगी तो तमाम विद्यालय प्रबंधकों को 2-4 को जेल भेज देगी। दरोगा भर्ती में आपने देखा होगा, अभी हाल में लेखपाल भर्ती में आप लोगों ने देखा होगा। तो सरकार बहुत कुछ करती है तो 2-4 लोगों को जेल भेज करके मामले में लीपापोती कर देती है। तो सरकार से भी अपील है, और हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। युवा मंच टीम लगातार युवाओं के हक अधिकार के लिए संघर्ष करती रही है, करती रहेगी। इस बात का दृढ़ संकल्प युवा मंच टीम लेती है। साथ ही साथ एक शब्द आप लोगों से मैं और कहूँगा कि मित्रों, जो आप दैनिक खर्च करते हैं उसमें से अगर आप चाहें तो कुछ सहयोग 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये अगर टीम को सहयोग करते हैं तो सहयोग के अंदर एक नई ऊर्जा रहेगी और टीम लगातार संघर्ष करती रहेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अवसरवादी हैं, अगर आप सिर्फ जो है मौका फरस्त हैं, तो आप लोगों को युवा मंच टीम सैल्यूट करती है कि आप जैसी विचारधारा अगर समाज में रही तो निश्चित तौर पर अभी तो समाज खंडित है, अभी तो समाज कई वर्गों में बढ़ चुका है। आने वाले कलों में प्रत्येक व्यक्ति से अलग हो जाएगा, सामाजिकता नाम की चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और हम आप सिर्फ और सिर्फ पशुवत जीवन जिएंगे। तो हमारी बातों को आप अगर अन्यथा ले रहे हैं तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सच कड़वा होता है और मैं सच कहने का आदी हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने सच कह रहा हूँ। शेष अधिक बातें मैं आप लोगों को लाइव डिबेट में करूँगा, और उसके लिए हम आपको यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में बता देंगे कि हमें कब लाइव आना है। आज हम आप लोगों से वार्ता करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।